नमस्कार, आदाब। दूसरे सप्ताह के अंतर्गत 10वें व्याख्यान में मैं डॉक्टर ग़ुलाम फ़रीद साबरी आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस सप्ताह हमने हिंदी भाषा और लिपि के इतिहास को जाना और स्वर ध्वनियों के वर्गीकरण को समझा। व्यंजन ध्वनियों के वर्गीकरण में अभी तक हमने प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्गीकरण पर बातचीत की। आज के इस व्याख्यान में उच्चारण स्थान के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर एवं प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ध्वनियों में जो परिवर्तन होता है उसके आभ्यंतर कारण क्या होते हैं। इस विषय के अध्ययन के बाद आप उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन ध्वनियों को समझ सकेंगे। कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, वस्त्र, ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य और स्वर यंत्र से उच्चरित होने वाले व्यंजन ध्वनियाँ जो हैं वो कौन कौन सी हैं यह जान सकेंगे। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन ध्वनियों के वर्गीकरण को समझ सकेंगे। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण से भी परिचित हो सकेंगे और ध्वनि परिवर्तन के आभ्यंतर कारण क्या होते हैं इसकी भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी भाषा में हम जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता से नहीं कर पाते हैं उन्हें ही व्यंजन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे वर्ण जिनका स्वतंत्र उच्चारण न किया जा सकता हो व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह के अलग अलग भागों से टकराती है। उच्चारण के अंगों के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है उसको हम इस प्रकार करेंगे। सबसे पहले जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है। तो पहली जो वर्गीकरण है उच्चारण स्थान के आधार पर वो ध्वनियाँ कहलाती हैं कंठ है। यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ से होता है इनके उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कोमल तालु को स्पर्श करता है। हमारी जो ज़बान है, जिह्वा जो है उसका पश्च भाग, पिछला भाग कोमल तालु को स्पर्श करता है। ये ध्वनियाँ कंठ्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे का वर्ग, का वर्ग की जो ध्वनियाँ हैं वो कौन सी ध्वनियाँ हैं? कंठ है। दूसरी जो ध्वनि है उच्चारण के आधार पर वो कहलाती हैं तालव्य, जिनका उच्चारण जीभ की नोक या अग्रभाग के द्वारा कठोर तालु के स्पर्श से होता है। वो ध्वनियाँ आपकी तालव्य कहलाएंगी। जैसे का वर्ग, या और श। तीसरे नंबर पर आपकी मूर्धन्य ध्वनि आती हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा से होता है इस प्रक्रिया में जीभ जो जिह्वा है, हमारी ज़बान जो है वो मूर्धा का स्पर्श करती है। जैसे
ट वर्ग और श, जो पेट पटा श जिसको हम बोलते हैं, और टा वर्ग की सभी ध्वनियाँ जो है वो मूर्धन्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर अगला भेद वस्त्र है। जिन ध्वनियों का उद्भव जीभ के द्वारा वस या ऊपरी मसूड़े के स्पर्श से हो, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण को करते समय हमारी जीभ मसूड़े के ऊपरी भाग को स्पर्श करे, वो ध्वनियाँ वस्त्र ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे न, र, ल। आप जब इनका उच्चारण करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो जीभ है वो ऊपरी मसूड़ों को स्पर्श कर रही है। अगला भेद उच्चारण के आधार पर आता है दंत्य। जिन व्यंजनों का उच्चारण दांत की सहायता से होता है, यानी इसमें जीभ की नोक ऊपरी दंत पंक्ति का स्पर्श करती है। जीभ की नोक जो ऊपरी हमारी दंत पंक्ति है, ऊपर के जो दांत हैं उनको स्पर्श करती है। जैसे ता वर्ग, ता, था, द, ध, ना, ये सारी जो ध्वनियाँ हैं ता वर्ग की, वो सब उच्चारण स्थान के आधार पर दंत्य कहलाती हैं, क्योंकि इनको उच्चरित करते समय हमारी ज़बान, हमारी जिह्वा की जो नोक है वो ऊपर के दांतों की पंक्ति को स्पर्श करती है। अगला भेद आता है आपका दंतोष्ठ है। इन ध्वनियों के उच्चारण के समय जीभ दांतों को लगती है तथा होंठ भी कुछ मुड़ते हैं, यानी दांतों और होंठों के संपर्क से जीभ दांतों को लगती है और साथ ही होंठ भी कुछ मुड़ते हैं। जैसे व, फ, तो इसमें जो है होंठ भी आपके कुछ मुड़ रहे हैं और जीभ भी दांतों को लग रही है, तो ऐसी ध्वनियाँ आपकी दंतोष्ठ है ध्वनियाँ कहलाती हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि उच्चारण के आधार पर ओष्ठ ध्वनियाँ। ओष्ठ व्यंजनों के उच्चारण में दोनों होंठ परस्पर स्पर्श करते हैं तथा जिह्वा निष्क्रिय रहती है। उदाहरण के लिए प वर्ग, प वर्ग का जब आप उच्चारण करेंगे तो आपके दोनों होंठ परस्पर स्पर्श करेंगे। प, फ, ब, भ, म। तो आप देख रहे हैं कि इनके उच्चारण में दोनों होंठ परस्पर स्पर्श कर रहे हैं। तो ये प वर्ग की जो ध्वनियाँ हैं वो आपकी ओष्ठ ध्वनियाँ कहलाएंगी। इनके अलावा स्वर यंत्रमुखी ध्वनियाँ होती हैं, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर यंत्र से हो, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर यंत्र से हो, जैसे ह, स, ये ध्वनियाँ आपकी स्वर यंत्रमुखी ध्वनियाँ कहलाती हैं। उच्चारण के आधार पर कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जिनको हम जिह्वा मूलीय ध्वनियाँ कहते हैं, जिनका उच्चारण जीभ के मूल भाग से होता है। जैसे क, ख,
ग। इन ध्वनियों का उच्चारण में जीभ का जो मूल भाग है उसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको जिह्वा मूलीय ध्वनियां कहते हैं। ये जो अभी मैंने आपको वर्गीकरण बताया, ये सब उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण था कि जो जहाँ जहाँ से जो ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं उसके आधार पर हम कितने भागों में हिंदी व्यंजनों को वर्गीकृत कर सकते हैं। अब स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं। अभी तक उच्चारण स्थान के आधार पर हम बात कर रहे थे, अब बात करते हैं स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर। तो स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं, घोष और अघोष। पहले बात करते हैं घोष की। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय में स्वर तंत्रियां एक दूसरे के निकट होती हैं और निश्वास वायु निकलने में उसमें कंपन हो, तो वो ध्वनियां आपकी घोष ध्वनियां कहलाएंगी। प्रत्येक वर्ग की अंतिम 3 ध्वनियां घोष होती हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई वो नहीं है कि जो आपका जैसे का वर्ग है या पा वर्ग है या ता वर्ग है, प्रत्येक वर्ग की अंतिम 3 ध्वनियां घोष होंगी। अब बात करते हैं अघोष ध्वनियों की, जिनके उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, वो ध्वनियां आपकी अघोष ध्वनियां कहलाएंगी। प्रत्येक वर्ग की प्रथम 2 ध्वनियां अघोष होती हैं। आपको स्पष्ट हुआ होगा। जैसे मान लीजिए का वर्ग है तो उसकी पहली जो 2 ध्वनियां हैं वो अघोष होंगी और बाद की 3 ध्वनियां घोष होंगी। तो ये आपका जो स्वर तंत्री है उसमें उत्पन्न कंपन के आधार पर है, जिसमें 2 भेद होते हैं, घोष और अघोष। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के भेद। तो प्राणत्व के आधार पर भी व्यंजनों के केवल 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। जहां उच्चारण में हवा का आधिक्य हो उन्हें सप्राण या महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। किसी ध्वनि को उच्चरित करते समय जब उस ध्वनि के उच्चारण में हवा का आधिक्य होगा तो वे ध्वनियां आपकी महाप्राण ध्वनियां कहलाएंगी। और जहां हवा कम हो, हवा का आधिक्य न हो, उन्हें अल्प प्राण या अप्राण व्यंजन कहते हैं। प्राणत्व के आधार पर हिंदी में जो व्यंजनों का क्रम है वो ऐसे रखा है, जैसे जो अल्प प्राण ध्वनियां है का, ग, अंग, चा, जा, या, टा, डा, अणा, ता, द, ना, पा, ब,
म, ये सारी जो ध्वनियाँ हैं वो आपकी अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। और महाप्राण ध्वनियों में ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, ये सारी जो ध्वनियाँ हैं वो आपकी महाप्राण ध्वनियाँ हैं। जब इन ध्वनियों का आप उच्चारण करते हैं तो आपको उच्चारण करते समय स्वयं ये अनुभव होता है कि इन ध्वनियों के उच्चारण में हवा का आधिक्य है। तो प्राणत्व के आधार पर आपके अल्प प्राण और महाप्राण दो भेद हुए। अभी तक हमने जो है वो उच्चारण स्थान, स्वरतंत्री और प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण को समझा। पिछले व्याख्यान में हमने प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण को समझा था और साथ ही मैंने आपको यह भी बताया था कि इन ध्वनियों का जो वर्गीकरण है वो हमने ध्वनि सिद्धांतों के आधार पर किया। और यह बात भी मैंने आपको बताई थी कि इन ध्वनियों में कुछ परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं और उन परिवर्तनों के दो कारण आपको बताए थे, बाह्य कारण और आभ्यंतर कारण। बाह्य कारणों पर हम विस्तार से पिछले व्याख्यान में चर्चा कर चुके हैं। आज ध्वनि परिवर्तन के आभ्यंतर कारणों को देख लेते हैं। ध्वनि परिवर्तन के संबंध में वक्ता और श्रोता से संबंधित कारणों को आभ्यंतर या आंतरिक कारण कहते हैं। ध्वनियों में जो परिवर्तन होता है उसके आभ्यंतर कारणों में सबसे पहले आता है मुख सुख। पहला जो कारण है वो है मुख सुख। इसे प्रयत्न लाघव भी कहते हैं। यह कारण उच्चारण सुविधा से जुड़ा हुआ है। मनुष्य अल्प श्रम से अधिक कार्य संपन्न करना चाहता है। इसी प्रवृत्ति के अनुसार मनुष्य कम से कम उच्चारण से स्पष्ट तथा प्रभावशाली अभिव्यक्ति करना चाहता है। ऐसे में उच्चारण सुविधा के अनुसार अनेक जो क्लिष्ट ध्वनियाँ होती हैं वो सरल रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और इस प्रयत्न में अनेक प्रकार के ध्वनि परिवर्तन होते हैं। मुखसुख ध्वनि परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इसमें कभी आगम होता है तो कभी लोप, समीकरण होता है तो कभी विषमीकरण, घोषीकरण होता है तो कभी अघोषीकरण। तो ये जितने भी परिवर्तन हैं ये मुखसुख के कारण होते हैं। दूसरा जो मुख्य कारण है वो है भावावेश। प्रेम, क्रोध आदि संदर्भों के भावावेश में उच्चरित शब्दों की ध्वनियों में अक्सर परिवर्तन हो जाता है। प्राय देखा गया है कि प्रेम और क्रोध में सीधे नाम न लेकर उसे तोड़ मरोड़ कर प्रयोग किया जाता है। जैसे रामेश्वर है, रामेश्वर से रामे ध्वनियों में परिवर्तन हो रहा है। तीसरा जो आभ्यंतर कारण है वो है अशिक्षा। अशिक्षा या ज्ञानता के कारण शब्दों का उचित ज्ञान नहीं हो पाता और इससे उनकी ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जब शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते तब भी ध्वनि परिवर्तन होता है। इस प्रकार से होने वाले परिवर्तन आप
देख सकते हैं कि जैसे गार्ड शब्द है तो गार्ड का गार्ड, कंपाउंडर का कंपाउंडर, टाइम का टेम। तो ये जो परिवर्तन है ये अशिक्षा के कारण होता है। चौथा परिवर्तन है बोलने में शीघ्रता। शीघ्रता से बोलने के कारण भी शब्दों की ध्वनियों में परिवर्तन होता है। ऐसे में प्राय शब्द की मध्य ध्वनियाँ लुप्त हो जाया करती हैं और इस प्रक्रिया में शब्दों की लंबाई भी कम हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं भ्रातृजाया, उसको संक्षिप्त करके क्या हो गया, भौजी। तब ही न बोलकर तभी कह देते हैं, या कब ही तो कभी बोल दिया। तो शीघ्र उच्चारण में कभी कभी कुछ का कुछ हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ध्वनियाँ आगे पीछे भी हो जाया करती हैं। जैसे दाल चावल तो आपने दावल चाल कह दिया। जैसे दाल भात उसकी जगह दात भाल बोल दिया। तो बोलने में जो शीघ्रता है उसके कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन होता है। अगला कारण है आपका बलाघात। जब बाद की किसी विशेष ध्वनि पर बल दिया जाता है तो श्वास का अधिकांश भाग उसी के उच्चारण में लगता है। इसके परिणाम स्वरूप शेष ध्वनियाँ निर्बल हो जाती हैं। तो ऐसे में कुछ ध्वनियाँ लुप्त हो सकती हैं। जैसे निम्ब का नीम, अभियंतर का भीतर। तो बलाघात के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन होता है। उसके अलावा कलागत स्वातंत्र्य। काव्य रचना में कवि शब्दों को तोड़ मरोड़ कर प्रयोग करता है और उसे छंद के नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसके कारण ध्वनि परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे सुग्रीव से सुग्रीवा, चरण से चरण, रघुराज से रघुराई इत्यादि। और अनुकरण की अपूर्णता के कारण भी ध्वनि परिवर्तन होता है, क्योंकि भाषा अनुकरण के आधार से सीखी जाती है। जब किन्हीं कारणों से अनुकरण अपूर्ण होता है तब ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कोर्ट साहब, उसका हो गया कोर्ट साहब। बंदूक, उसका कर दिया दंबूक। तो अनुकरण की जो अपूर्णता है वो कभी कभी आलस्य में भी हो जाती है या कभी कभी जानकारी ना होने पर भी हो जाती है। बच्चों के उच्चारण में ऐसे बहुत सारे परिवर्तन प्राय देखने को मिलते हैं। जैसे अमरूद है तो उसको वो बदल देंगे, अरमूद कह देंगे। जलेबी है उसको जबेली कह देंगे। तो अनुकरण की अपूर्णता के कारण भी ध्वनि परिवर्तन होते हैं। एक मुख्य कारण आपका सहजीकरण भी है। दूसरी भाषा के कठिन शब्दों को सरल बनाने के लिए कहीं कहीं उनकी ध्वनियों में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे टेक्निक, उसका कर दिया जाता है तकनीक। ट्रेजडी, उसका कर दिया त्रासदी। एकेडमी, उसका कर दिया अकादमी। तो ये सहजीकरण के कारण इस तरह का ध्वनि परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आज के व्याख्यान से आपको व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण के आधार पर और स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर जो वर्गीकरण होता है वो स्पष्ट हुआ होगा। और इन बाह्य और आभ्यंतर कारणों की पड़ताल करने के बाद आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। मुझे आशा है कि ध्वनि परिवर्तन के
नियमों से और स्वर और व्यंजनों के वर्गीकरण के आधारों से आप भली भांति परिचित हो गए होंगे। अंत में व्याख्यान संख्या 9 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न 1 सा, प्रश्न 2 सा, प्रश्न 3 बा, प्रश्न 4 अ, प्रश्न 5 दा। अब आपके लिए स्वयं मूल्यांकन के लिए आज के व्याख्यान पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके माध्यम से सही विकल्पों का चयन करके आप अपना स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, जिनका उच्चारण जीभ की नोक या अग्रभाग के द्वारा कठोर तालु के स्पर्श से होता है, वे ध्वनियाँ कहलाती हैं। अ तालव्य, ब मूर्धन्य, स ओष्ठ्य, द दंतोष्ठ्य। दूसरा प्रश्न है, स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर ध्वनियों के भेद होते हैं। अ 2, ब 3, स 4, द 5। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में अल्प प्राण ध्वनियों के उदाहरण हैं। विकल्प अ ख, घ, विकल्प ब छ, झ, विकल्प स फ, भ, विकल्प द च, ज। चौथा प्रश्न है, ध्वनि के सहजीकरण का उदाहरण है। अ कोर्ट साहब से कोर्ट साहब, ब एकेडमी से अकादमी, स अभ्यंतर से भीतर, द टाइम से टेम। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, ध्वनि परिवर्तन का बाह्य कारण है। अ बोलने में शीघ्रता, ब अशिक्षा, स बलाघात और द व्यक्तिगत भिन्नता। धन्यवाद।